अरे साइंस में थी। ओके बेटा, जो भी हो, एसएसटी का नया बैच शुरू कर रहे हैं, बताया आपको। मंडे से मैथ का तो चल ही रहा है, मैथ का तो हर मंडे नया बैच होता है। एसएसटी का नया बैच मंडे से शुरू है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो आपके जितने जानकार हैं, परिचित हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, कजन ब्रदर्स हैं, हाँ क्यों श्वेता, तो सबको लेके आना है आधार में, ठीक है। और एसएसटी में खास बात, टीचिंग मेथड सब्जेक्ट में मैं कराऊंगा, जो कि नायाब है, बेहतरीन है, बेमिसाल है पूरे राजस्थान में। तो बता देना सबको, ठीक है। क्या बताओगे? आधार में एसएसटी का बैच स्टार्ट है कब से? मंडे से। और एसएसटी के सब्जेक्ट जितने भी होंगे उनके साथ एक कमाल की चीज होती है, 40 नंबर की सेकंड ग्रेड में टीचिंग मेथड्स की। वो कौन कराएगा? हम कराएंगे। और आपको पता है हम कैसा कराते हैं? ओके, नमस्कार। आधार क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा है, सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है, उसमें हम दोनों पेपरों के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि फर्स्ट पेपर में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और सेकंड पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, है ना। और उसमें हम वो भी डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो पेपर है, कौन से जो यूनिट हैं, कौन से जो टॉपिक हैं, वो दोनों में कॉमन लगते हैं। यानी एसएसटी में भी वो टॉपिक हैं और आपके फर्स्ट पेपर में भी टॉपिक हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। पेपर जो फर्स्ट होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 100। और ये 100 क्वेश्चन है वो कितने नंबर के होते हैं? 200 नंबर के होते हैं। ये तो होगी कौन से पेपर की बात हो रही है? फर्स्ट पेपर की बात हो रही है। सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो सभी सब्जेक्टों का कॉमन होता है, जैसे साइंस है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन सब का फर्स्ट पेपर कॉमन होता है, जिसमें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए कितने नंबर हो गए टोटल? 200 मार्क हो गए, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करें आगे कि जो सेकंड पेपर एसएसटी की चर्चा है, एसएसटी में हम देखें तो टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने आते हैं एसएसटी में? एसएसटी सामाजिक विज्ञान में देखो टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है? 150 होती है। और सभी जो क्वेश्चन होते हैं वो एक क्वेश्चन 2 नंबरों का होता है, इसलिए टोटल क्वेश्चन मार्कों की संख्या कितनी होगी? 300 होगी। समय की बात करें तो आपको जो सेकंड पेपर एसएसटी सब्जेक्ट है उसमें करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। 2.5 घंटे का समय। नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रखी जाती है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। टोटल क्वेश्चन 150, टोटल मार्क 300। फर्स्ट पेपर कितने नंबर? 200 नंबर। कितने हो गए? 100 क्वेश्चन। टोटल दोनों का मिलाकर के 500 नंबरों का होता है पेपर, और उस पे डिसाइड होती है मेरिट, ठीक है। अब हम एसएसटी में ये देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके जो एसएसटी है उसमें टोटल पार्ट है 8, यानी आपको 8 सब्जेक्टों से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। प्रत्येक जो पार्ट है उसमें क्वेश्चनों की संख्या होती है 18 से लेकर के 20, यानी प्रत्येक जो पार्ट है, यानी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इनमें से प्रत्येक पार्ट से 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और सभी का इक्वल समान नंबरों में बांटा गया है। यह नहीं है कि कभी कौन से पेपर में अधिक नंबर क्वेश्चन आ गए, कभी कौन से में अधिक, ऐसा नहीं होता है। सभी में इक्वल ही क्वेश्चन आएंगे, इक्वल ही पर्सन आएंगे, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से पार्ट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाने हैं? तो सबसे पहले देखो कौन कौन से पार्ट हैं। एक तो है भूगोल, इससे क्वेश्चन पूछे जाने, इससे 18 से 20 क्वेश्चन आने। फिर उसके बाद में इतिहास, उसके बाद में राजनीति विज्ञान, इसके बाद में लोक प्रशासन, इधर समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां हैं। इन सभी 8 पार्टों से इक्वल कितने? 150 क्वेश्चन आने हैं। प्रत्येक पार्ट से 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं। आज के इस परिचर्चा में हम सबसे पहले देखते हैं कि ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसमें से कौन से टॉपिक एसएसटी सब्जेक्ट में लगते हैं और कौन से सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके फर्स्ट पेपर में भी लगते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि वो टॉपिक आपको 2 बार नहीं पढ़ने, आपको एक ही बार पढ़ने, चाहे तो आप फर्स्ट पेपर के साथ पढ़ लो, चाहे आप सेकंड पेपर के साथ पढ़ लो, ठीक है। तो चर्चा करते हैं हम। देखो पहले एसएसटी में जो सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल है उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं आपके। सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा है वो सिर्फ एसएसटी में ही है। इसमें आपके इस पीपीटी में जो अलग कलर में दिखा रखा है वो दोनों के कॉमन है, टॉपिक कॉमन है, यानी फर्स्ट पेपर में भी है और सेकंड पेपर में भी है। और व्हाइट में जो दिखा रखा है वो आपके सिर्फ सब्जेक्ट में है।
तो सबसे पहला टॉपिक है मोशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की गतियां और उनके प्रभाव। पहला टॉपिक क्या है? पृथ्वी की गतियां और उनके प्रभाव, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है आपका अक्षांश और देशांतर। दूसरा टॉपिक अक्षांश और देशांतर है। इसके अलावा तीसरा टॉपिक देखो क्या है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसके बाद में अगला टॉपिक क्या है? यह है ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन। इसका मतलब क्या है? महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके रिलेटिव में थ्योरी है, कुछ सिद्धांत हैं उनकी उत्पत्ति के बारे में, उनके बारे में। तो एसएसटी सब्जेक्ट में हम ये पढ़ेंगे कि महाद्वीपों की और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, और फर्स्ट पेपर है उसमें हम ऐसे पढ़ेंगे कि महाद्वीप और महासागरों की विशेषताएं। सब्जेक्ट में हम ये पढ़ेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और वो कॉमन पेपर होता है उसमें वो दिया हुआ है महाद्वीप और महासागरों की विशेषताएं, वो सबके कॉमन है। वो साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबको पढ़नी है, महाद्वीप महासागरों की विशेषताएं। अगले टॉपिक में बात करें तो ये अर्थक्वेक, भूकंप, इसके अलावा ज्वालामुखी और उसके अलावा सुनामी, ये आपके एसएसटी सब्जेक्ट वालों को ही पढ़ना है। इसके अलावा वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना जाओ, ये है सूर्य तप, इंसोलेशन, और प्रेशर बेल्ट और विंड। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन, ये है वर्षण। ये जो टॉपिक है, अब इसमें से ऐसे टॉपिक कौन से हैं जो फर्स्ट पेपर में हैं? तो देखो अलग कलर में हाईलाइट ये को कर रखा है। एक तो प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटियां जो टॉपिक है वो आपके फर्स्ट पेपर में भी है, और वायुदाब पेटियां सेकंड पेपर में भी है। पवन तंत्र, विंड सिस्टम फर्स्ट पेपर में भी है, विंड सिस्टम सेकंड पेपर में भी है। ठीक है, तो ये कॉमन आ गया इसमें। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? यहां देखो ओशियन करंट यानी महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, टाइड यानी ज्वार भाटा, और परवाल भीतियां, ये सिर्फ आपके सब्जेक्ट वालों को ही पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में ऐसे नहीं है, सिर्फ अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इसके अलावा हम आगे देखें तो ये है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में कौन कौन से टॉपिक हैं जो एसएसटी में अलग हैं और दोनों में कॉमन कौन से हैं? तो सबसे पहला टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। ये तो हो गए भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा ये हो गई जलवायु, भारत की जलवायु, ये भारत की हो गई जलवायु। ये हो गई मिट्टी। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति, इसके अलावा जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, भारत में जैव विविधता। इसके अलावा अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, और इसके अलावा कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेजर क्रॉप्स, प्रमुख फसलें, कृषि के प्रकार और प्रमुख फसलें। इसके अलावा आगे टॉपिक देखो क्या है? इंडस्ट्रीज यानी उद्योग, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। अब इनमें से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके फर्स्ट पेपर में लगते हैं? तो इनमें से ये भौतिक प्रदेश आपके फर्स्ट पेपर में है। ठीक है, इसके अलावा ये क्लाइमेट, ये फर्स्ट पेपर में, जलवायु फर्स्ट पेपर में आती है। इसके अलावा नेचुरल वेजिटेशन, ये भी फर्स्ट पेपर में है। अपवाह तंत्र, ये भी फर्स्ट पेपर में है। इसके अलावा इनके अलावा एक्स्ट्रा क्या है फर्स्ट पेपर में? तो भारत की ऊर्जा संसाधन, ये भारत में फर्स्ट पेपर है, उसमें आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। यानी सब्जेक्ट के अलावा जो फर्स्ट पेपर में है वो क्या है? भारत की ऊर्जा। ठीक है, इसमें देखो मिनरल्स दे रखे हैं और उसमें मिनरल्स नहीं है। एसएसटी में आपको मिनरल्स पढ़ने पड़ेंगे और फर्स्ट पेपर में मिनरल्स नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? देखो राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो राजस्थान ज्योग्राफी में कौन कौन से हैं? एक तो है भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये एसएसटी का सिलेबस है और इसमें वो टॉपिक बताएंगे जो फर्स्ट पेपर में भी है। क्लाइमेट यानी राजस्थान की जलवायु, मिट्टी जो एसएसटी में है लेकिन फर्स्ट पेपर में नहीं है, प्राकृतिक वनस्पति, इसके अलावा अपवाह तंत्र, इसके अलावा एग्रीकल्चर, इसके अलावा खनिज, राजस्थान के खनिज, इसके अलावा उद्योग एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ये देखो ये एक है ये लाइमस्टोन, ये एक्स्ट्रा है, वो बात करेंगे। अब फर्स्ट पेपर में क्या क्या है? भौतिक प्रदेश फर्स्ट पेपर में भी है, क्लाइमेट फर्स्ट पेपर में भी है, प्राकृतिक वनस्पति फर्स्ट पेपर में भी है, और उद्योग फर्स्ट पेपर में है, जनसंख्या फर्स्ट पेपर में है। इसके अलावा फर्स्ट पेपर में आपको पशुधन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर में पशुधन एक्स्ट्रा है, यहां पशुधन नहीं है। तो राजस्थान ज्योग्राफी लगभग दोनों की सेम ही है। फर्स्ट पेपर में पढ़ रहे हो तो आपको सेकंड पेपर में नहीं पढ़नी पड़ेगी।
और भारत का भूगोल भी आप फर्स्ट पेपर में पढ़ोगे, सेकंड पेपर में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसके हमने दोनों की कंपैरिजन करके बात की कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो फर्स्ट पेपर में कॉमन लगते हैं, यानी आपको अलग से नहीं पढ़ने हैं। आगे जो अगला जो सब्जेक्ट है वो है इतिहास, और इतिहास के बारे में आपको अमित जी सर आके बताएंगे कि कौन से टॉपिक इतिहास में ऐसे हैं जो कॉमन है, कौन से टॉपिक हैं जो एसएसटी में सिर्फ अलग से लगते हैं। ठीक है, तो वेलकम अमित जी सर। नमस्कार। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर सामाजिक ज्ञान विषय के पाठ्यक्रम पर परिचर्चा करने के संदर्भ में मैं अमित शर्मा आपका आधार क्लासेस झुंझुनू में स्वागत करता हूं। इतिहास विषय के अंदर वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर एसएसटी विषय के अंदर इतिहास विषय का जो योगदान है उसके अंदर अपने लोग जो है इस पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे कि इसके अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो टाउन प्लानिंग है, नगर नियोजन, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक लाइफ, उनका सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार था, इसके बारे में चर्चा की गई है। वैदिक एज, वैदिक युग जो है, और उस वैदिक युग में भी केवल और केवल सोशल एंड रिलीजियस लाइफ, आर्य जो थे उनका सामाजिक व धार्मिक जीवन किस प्रकार रहा है, इसके बारे में चर्चा की गई है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, उनके उदय के कारण और उनकी शिक्षाएं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो नास्तिक धर्म के रूप में उदय हुआ था। उदय के क्या कारण रहे हैं, किस प्रकार वैदिक युग के अंदर क्या कारण हुए जिसके कारण दो नास्तिक धर्मों का उदय हुआ, और उदय के उनके कारण पूछे गए हैं इसके अंदर, और उनके अंदर उनकी शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म की शिक्षाएं, इनके बारे में चर्चा की गई है। उसके अलावा मौर्य काल के स्रोत, उनका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स, मौर्य युग जो था, इस मौर्य काल के अंदर उनके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य काल की स्थापना की थी, मौर्य युग की स्थापना की थी, फिर उसके बाद बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन, अशोक, उनके बारे में, उनके राजनीतिक जीवन और मौर्य युग का जो प्रशासन है उसके बारे में चर्चा की गई है इस सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर, इतिहास विषय के अंदर जो है। उसके बाद पोस्ट मौर्यन आर्ट, मौर्योत्तर काल की कला, मौर्यों के बाद में मौर्योत्तर काल आता है, मौर्योत्तर काल के अंदर किस प्रकार से उनकी कला रही है, इसके बारे में चर्चा की गई है इतिहास विषय के अंदर। ये प्राचीन इतिहास का पोर्शन चल रहा है अभी तक इंडियन हिस्ट्री के अंदर, सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर जो इतिहास पोर्शन है, उस इतिहास के अंदर भारतीय इतिहास के अंदर प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा चल रही है। गुप्त, उनका पॉलिटिकल अचीवमेंट, उनकी उपलब्धियां, किसकी, शासकों की उपलब्धियां। उसके अलावा ग्रोथ ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस, गुप्त काल को अपने सब लोग जानते हैं कि गुप्त काल कला, साहित्य, विज्ञान, गणित आदि विषय के कारण, कला व साहित्य के कारण मुख्य रूप से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। उसी क्रम में गुप्त काल का उनके शासकों की उपलब्धियां और उनके जो है आर्ट, कला, उनका लिटरेचर और साइंस, इसके बारे में चर्चा की गई है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर। ये यहां तक जो था पिछला, और यहां तक ये प्राचीन इतिहास का पोर्शन है। कौन सा इतिहास का पोर्शन है, एंसेंट हिस्ट्री, जिसको प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। उसके बाद मेडावल हिस्ट्री के अंदर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, भक्ति काल, भक्ति आंदोलन
और सूफी आंदोलन, इसके बारे में चर्चा की गई है। मुगल पीरियड, मुगल काल जो है, जो कि 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक चलता है। कब से कब तक चलता है? 1526 से लेकर के 1707। 1526 ईस्वी में जो है बाबर का आगमन होता है। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी और 3 मार्च 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल काल के अंदर, यहां तक मुगल पीरियड के अंदर की ऑफ फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासनिक व्यवस्था, मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था जो कि शुरुआत से लेकर 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक चलता है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, आर्ट एंड आर्टिकल्चर, कला व स्थापत्य कला, उसके बारे में पूरी की पूरी चर्चा की गई है इसके अंदर। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो शिवाजी का है। शिवाजी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट, उनकी राजनीतिक व प्रशासनिक उपलब्धियां जो हैं शिवाजी की, उसके बारे में चर्चा की गई है इसके अंदर। उसके बाद नेशनल मूवमेंट इन 19 एंड 20 सेंचुरी, राष्ट्रीय आंदोलन, वहां मध्यकालीन इतिहास के बाद में ये यहां से जो है शुरू हो जाता है क्या? आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको बोलते हैं। उसके अंदर रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, उस 1857 की क्रांति के अंदर कारण, उसकी प्रकृति और मेन इवेंट्स के बारे में चर्चा की गई है इसके अंदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जो अर्ली फेज है उसके, इसके अंदर उदारवादी और गर्मपंथी जो हैं, उदारवादी और गर्मपंथी जो हैं, इनके बारे में चर्चा की गई है। गांधी जी के बारे में, यहां उनके मूवमेंट के बारे में, गांधी जी के आंदोलन के बारे में चर्चा की गई है, जैसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, डिसओबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, सविनय अवज्ञा, ये जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जो है सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो, क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनके बारे में चर्चा की गई है। फिर उसके बाद जो है 20वीं शताब्दी के अंदर ये जो नेशनल मूवमेंट है, इसके अंदर फर्स्ट फेज के अंदर जो है 1905 से 1914 ईस्वी तक का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा? बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, बंगाल विभाजन से शुरू होकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो है सेकंड फेज के अंदर 1924 ईस्वी के अंदर, सेकंड फेज के अंदर 1924 से 1930 ईस्वी, 1924 ईस्वी में जिस प्रकार से एचआरए की स्थापना और 1930 ईस्वी सविनय अवज्ञा आंदोलन तक ये जो मामला है, यहां जो नेशनल मूवमेंट के अंदर जो चल रहा है उसके अंदर फेज के अंदर बताया गया है इसको। और आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी एंड सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा की गई है इसके अंदर। फिर उसके बाद जो है अगली बात आती है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन इन मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए, अब देखिए इसके अंदर ये टॉपिक जो है ये विश्व इतिहास का डाला गया है। भारतीय इतिहास के अंदर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के अंदर भक्ति और सूफी, और जो है नेशनल मूवमेंट के बारे में शिवाजी और नेशनल मूवमेंट, उसके बारे में चर्चा की गई है। उसके अलावा ये जो टॉपिक है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का डाला गया है। कौन सा डाला गया है? वर्ल्ड हिस्ट्री का। इस वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक के अंदर एक तो अमेरिकन वॉर एंड इंडिपेंडेंस, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, और एक रशियन क्रांति, रूस की क्रांति, इनके बारे में ये 3 टॉपिक जो हैं आप लोगों के सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर, इतिहास के अंदर ये टॉपिक आप लोगों के रखे गए हैं। इन टॉपिक के अंदर
तकरीबन 20 क्वेश्चन जो है ये भारतीय इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री इसके आते हैं। उसके अलावा तकरीबन 6% या 7% जो है समाजशास्त्र, 2-3 क्वेश्चन तकरीबन समाजशास्त्र से, 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो फिलोसफी विषय से, तकरीबन 26 या 27 क्वेश्चन जो है आप लोगों को इतिहास के अंदर। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक जो है समाजशास्त्र विषय के अंदर, जैसे सामाजिक, उनके अंदर वैदिक एज के अंदर ही अपने को जो है आश्रम व्यवस्था है, उसके अलावा विवाह के प्रकार हैं, वर्णाश्रम, ये सारी की सारी चीजें वहां भी हैं सोशियोलॉजी के अंदर, और हिस्ट्री के अंदर भी अपने को देखने को मिलेगी उसके अंदर। उसके अलावा फिलोसफी के अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म वहां से, उसके अलावा जो है वेद और उपनिषद फिलोसफी विषय के अंदर यहां अपने को देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से कहा यह जा सकता है कि जो है हमेशा 20 क्वेश्चन तो हिस्ट्री के आते हैं, और जो है 6 या 7 क्वेश्चन जो है इसके अंदर फिलोसफी और सोशियोलॉजी से मिलाकर के तकरीबन 26 या 27 क्वेश्चन आप लोगों को इस विषय के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग जो है इस पूरे हिस्ट्री के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर एक एक टॉपिक जो है, एक एक विषय के अंदर, हिस्ट्री विषय के अंदर एक एक टॉपिक जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और जो है इस प्रकार से कि आप लोग जो है इतिहास के अंदर आप लोगों को पूर्णतः परिपक्वता आए, पूर्णतः इसके अंदर इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके आप लोगों को। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी साथियों को नमस्कार। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा जो किसी ने चिड़िया से, घोंसला कैसे बनता है। चिड़िया ने कहा तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। इसी तिनके रूपी सिलेबस को एक साथ संगठित करते हुए आधार की टीम आपके लिए द्वितीय श्रेणी अध्यापक एसएसटी विषय के लिए पाठ्यक्रम परिचर्चा कर रही है। और इसी परिचर्चा में मैं रजत चौधरी आपके साथ जुड़ा हूं राजनीति विज्ञान विषय के लिए। देखिए, थ्योरेटिकल जो पोर्शन है अपने सब्जेक्ट का, उसमें हमें पढ़ना है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दृष्टिकोण, परंपरागत शास्त्रीय दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, जिसमें हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत है उनका अर्थ क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उसका स्कोप यानी क्षेत्र क्या है, और उसकी अप्रोच क्या है, उपागम क्या है। जिसमें हम राजनीति विज्ञान विषय की जहां से शुरुआत हुई है यूनान युग से, ठीक है, उसके बाद मिडाइवल समय में कैसे डेवलप हुआ और आधुनिक समय में कैसे व्यक्ति, कैसे विचारक हैं, किस प्रकार से सिद्धांतों में परिवर्तन आया है, समाज के किन पक्षों को सिद्धांतों में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ मूलभूत संकल्पनाएं हैं। मूलभूत संकल्पनाओं में अपने पास है राज्य है, संप्रभुता है, अधिकार है, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय। ये यहां से अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं इसको राइट से लेके और न्याय तक, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये एक जुड़ी हुई संकल्पना है। एक साथ इनको पढ़ा जाता है, एक साथ इनको समझा जाता है। और वे विचारक जो अधिकार में है, स्वतंत्रता में है, समानता में है और न्याय में, सब एक साथ एक जैसे ही विचार देते हैं। ठीक है, राज्य और जो संप्रभुता है इसको एक साथ पढ़ते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद देखो शक्ति, सत्ता और वेद्यता, ये तीनों टॉपिक एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यदि अपन इसको अलग तरीके से समझे न, तो एक टॉपिक ये है, एक टॉपिक ये है और एक टॉपिक ये है। कुल मिला के 3 यूनिट अपने को पढ़नी है। ठीक है, पहली होगी सिद्धांतों से संबंधित, दूसरी होगी मूल संकल्पनाओं से संबंधित, और ये हो गया अपना पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी, है ना, शक्ति, सत्ता और वेद्यता। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरेटिकल वाला पोर्शन। इसमें बहुत आसानी से साधारण बातें पूछी जाती है, ज्यादा अपने को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो परिपाटी के प्रश्न है जो लंबे समय से पूछे जा रहे हैं, उन्हीं में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके पूछ लेते हैं। अगला जो सबसे मेजर जो पोर्शन है, जो हम सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर में भी पढ़ते हैं और हर प्रकार के एग्जाम्स में जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है हमारा आईजीपी। वो है आईजीपी, भारतीय शासन व्यवस्था, सरकार, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो है वो। उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान बना कैसे, जिसमें संविधान सभा है,
ठीक है, उसके चुनाव वगैरह हैं, सदस्य वगैरह हैं, वो पढ़ते हैं अपन, कैबिनेट मिशन पढ़ते हैं। उसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे सारा कवर हो जाता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं बिंदु साधारण है, लेकिन इतना व्यापक बिंदु है कि इसमें पूरे संविधान की समझ आ जाती है। इसमें अपन भागों का विश्लेषण भी पढ़ते हैं, ठीक है, संशोधन के बारे में भी पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं अपन इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य की नीति के निदेशक तत्व है, डीपीएसपी। भाग 3 है, भाग 4 है, भाग 4 क है, ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो संशोधन, जो महत्वपूर्ण संशोधन है और संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं, जो तरीके हैं, उसका हमें अध्ययन करना होता है। और यहां से श्योर है सर्टेन प्रश्न आता है और करंट अफेयर से जोड़ के प्रश्न पूछते हैं, ये भी खास बात है। जो तरीका है वो भी पूछा जाता है और वर्तमान समय में जो संशोधन चल रहे हैं, जिनको ज्यादा चर्चा रहती है, वो संशोधन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद हम सरकार के अंग पढ़ते हैं। सरकार के अंग जो हैं वो पढ़ते हैं और सरकार के अंग हैं कितने? 3। विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। तीनों अंग हैं और 3 ही स्तर हैं। केंद्रीय स्तर पर भी पढ़ना है, राज्य के स्तर पर भी पढ़ना है और लोकल स्तर पर भी पढ़ना है, स्थानीय स्तर पर भी पढ़ना है, जिसमें पंचायती राज अपन पढ़ते हैं। तो ये मूल रूप से वही बातें हैं जो अपन सारी एग्जाम्स में पढ़ते हैं और इसको कवर करने से आपका फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड है, और भी जितनी भी भर्तियां हैं, पूरे भारत में जो भर्तियां हैं, उन सब की सारी चीजें क्या हो जाती हैं? कवर हो जाती हैं। उसके बाद देखो यहां पे मेंशन किया गया है, अलग कलर से आप देख रहे होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। ये मूल रूप से किस में दिया जाता है? फर्स्ट पेपर में है। लेकिन जहां हम भारत में चुनाव पढ़ते हैं, दलीय व्यवस्था पढ़ते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को पढ़ते हैं, तो वहां पे चुनाव कौन लड़ते हैं? राजनीतिक दल लड़ते हैं। और यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ये छुपा हुआ बिंदु है। ये जो सरकार के जो अंग वगैरह हैं, विधायिका के चुनाव वगैरह जो है, इसमें छुपा हुआ बिंदु है, तो इसको भी अपन साथ में ही कवर करने वाले हैं, ठीक है भाई। उसके बाद देखो ये अलग सेगमेंट आ गया। अलग सेगमेंट कैसे? कि ये समसामयिकी से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें भारतीय विदेश नीति पढ़नी है, ठीक है, उसके पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है वो पढ़ने हैं। और सबसे खास बिंदु कौन सा है? यूएनओ है। थोड़े समय में पूरे श्योर नंबर अंक दिलाने वाला यदि कोई बिंदु है तो वो कौन सा है? यूएनओ है। सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें क्या है कि तथ्यात्मक बातें हैं, सटीक बातें हैं और उनसे अलग चीजें नहीं पूछी जाती हैं। वे यूएनओ के वे अंग जो वर्तमान समय में प्रासंगिक है, जिनकी भूमिका ज्यादा है, वैश्विक दृष्टिकोण में उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है, उन अंगों को हमें पढ़ना है। तो देखो संगठन पढ़ना है, मेजर जिसके ऑर्गेन्स जो है, जो महत्वपूर्ण अंग जो है, उनको पढ़ना है, और रोल इन प्रेजेंट सिनेरियो, वर्तमान समय में जो इनकी भूमिका है उसके संदर्भ में हमें इसको देखना है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ बिंदु है कौन सा? ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है। ये समसामयिकी से जुड़ा हुआ मामला, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह समसामयिकी से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें करंट अफेयर्स के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखो, अगला यदि मैं कहूं कि राजनीति विज्ञान विषय का ही छोटा भाई यदि है तो वो है पब्लिक एड, ठीक है, पबएड जिसको अपन बोलते हैं, लोक प्रशासन जिसको अपन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से सिलेबस डिजाइन किया गया है जिस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिजाइन है। सबसे पहले लोक प्रशासन का अर्थ पढ़ना है, इसकी प्रकृति पढ़नी है और इसका क्षेत्र पढ़ना है। वर्तमान समय में एक विषय के रूप में पब्लिक एड कैसे आया है, कैसे उभरा है, इस यात्रा को भी हमें पढ़ना है। यानी सिद्धांत कौन से हैं, कौन से विचारकों ने लोक प्रशासन के बारे में कैसे बातें बताई हैं, किस प्रकार से इसमें सुधार हुआ है, वो पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है अपने पास थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हैं, संकल्पनाएं जो हैं, वो यथार्थवादी दृष्टिकोण, आदर्शवादी दृष्टिकोण, ठीक है, शक्तिवादी दृष्टिकोण, वो सारी चीजें अपने को पढ़नी है। उसके बाद है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, यानी प्रशासनिक व्यवहार जो है, उसमें देखो नियम निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग पढ़नी है, लीडरशिप के सिद्धांत पढ़ने हैं, संवाद जो है उसके सिद्धांत पढ़ने हैं और अभिप्रेरणा के जो बातें हैं वो पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद देखो भारत के संदर्भ में प्रशासनिक व्यवस्था में जो सुधार के लिए जो आयोग आया है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग जो है, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। और वर्तमान समय में प्रशासन किस प्रकार से अपनी भूमिका को सार्थक कर रहा है, किस प्रकार से जनता से जुड़ते हुए अपनी शासन व्यवस्थाओं का संचालन कर रहा है, उसके संबंध में हमको क्या पढ़ना है? लोकपाल, लोकायुक्त और आरटीआई। तथ्यात्मक बातें पूछी जाती हैं, कब विधेयक आया, कब कैसी बातें हुई। तो ये हो गया अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला जो बिंदु है वो है सोशियोलॉजी।
सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। यदि हम बात करें वर्तमान समय में जो कुछ हम देख रहे होते हैं अपने समाज में, वो सारी बातें हमें सैद्धांतिक रूप से कहां पढ़नी है? सोशियोलॉजी में पढ़नी है। देखो वही बात, मीनिंग है, नेचर है, और वर्तमान समय का समाजशास्त्र का जो दृष्टिकोण है उसको पढ़ना है। मूल संकल्पनाएं जो है समाज की, उसके बारे में देखो। सोसाइटी को देखेंगे, सोशल जो ग्रुप है, सामाजिक जो समूह है, उनको देखेंगे, उनका दर्जा जो है और उनकी भूमिका किसमें? सामाजिक परिवर्तन में, सोशल चेंज में समाज की भूमिका, सामाजिक ग्रुपों की भूमिका, उनके दर्जा, उनकी जो भूमिका है उसको पढ़ना है। अगला जो बिंदु है वो है अपने पास कास्ट एंड क्लास, जाति और वर्ग। तो वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं जातियां, जो वर्ग हैं, उसका मतलब क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और उसमें चेंज कैसे आया है कि जाति और वर्ग की जो भूमिका है, जो संकल्पनाएं हैं, जो संरचनाएं हैं, वो समय के साथ कैसे बदल रही हैं, उसको हमें पढ़ना होता है। ठीक है। उसके बाद देखो जो वर्तमान समय में सामाजिक जो चुनौतियां हैं, जिसमें जातिवाद है, जिसमें समुदायवाद है, इसको पढ़ना है कि जातियां कैसे सामाजिक संरचना को प्रभावित करती हैं, सकारात्मक रूप में या फिर नकारात्मक रूप में, वो पढ़ना है। उसके अलावा गरीबी समाज को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो कैसे प्रभावित करता है, एड्स का जो मुद्दा है, स्वास्थ्य संबंधी जो बातें वो भी इसमें अपन साथ लेके पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो संकल्पना पढ़ना है। मूल जो बातें हैं वो किसकी? वर्ण व्यवस्था की, आश्रम व्यवस्था की, धर्म की, पुरुषार्थ की, और विवाह और परिवार। इनकी जो संरचनाएं हैं, इनके जो सिद्धांत हैं, इनके जो तरीके हैं, इनके जो प्रकार हैं, वो अपने को इसमें पढ़नी है। तो ये हो गया अपना सोशियोलॉजी। ठीक है। तो हमने देखा पॉलिटिकल साइंस देखा, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखा, और सोशियोलॉजी देखा। इसमें अपन बात करें कि प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो पॉलिटिकल साइंस में अगर दोनों पेपर अपन मिलाते हैं तो वहां पे आपके 40 से 45 क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं? कवर हो जाते हैं। ठीक है। जैसे भूगोल में होते हैं, इतिहास में होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अपन ये प्रयास करेंगे कि सेकेंड ग्रेड में तो आपका सिलेक्शन श्योर हो। अभी प्राथमिक टारगेट क्या है कि द्वितीय श्रेणी अध्यापक बनना। तो आपके इस सपने को साकार करने के लिए ये टीम प्रयास करेगी, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आपका श्योर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है। आगे की जो चर्चा रहेगी, जो विषय के बारे में मैं आगामी सर को निमंत्रित करता हूं। द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा के अंदर, भर्ती परीक्षा के अंदर आप लोगों को पाठ्यचर्या के ऊपर जो चर्चा चल रही थी अपनी, उसके अंदर फिलोसफी जो दर्शन शास्त्र विषय है, उस दर्शन शास्त्र विषय के अंदर आप लोगों को लिए इसके अंदर परिचर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में, जैसे बेसिक फिलोसफी ऑफ वेदास एंड उपनिषद। वेद और उपनिषद जो हैं, उनका जो मूल दर्शन है, वेद व उपनिषद का मूल दर्शन, इसके बारे में चर्चा करेंगे इसके अंदर। दर्शन शास्त्र विषय के अंदर निष्काम कर्म ऑफ गीता, गीता का निष्काम कर्म, एथिकल प्रिसेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड गांधी। उसके अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महात्मा गांधी की नैतिक अवधारणा जो है, गांधी की अवधारणा जो है, उसके अंदर चर्चा करेंगे। इसके अंदर आप लोगों के दर्शन शास्त्र विषय के अंदर सुक्रातिक मेथड, सुक्राती विधि, कार्टिशियन मेथड, कार्टिशियन विधि, सुक्राती विधि, कार्टिशियन विधि, इसके अंदर चर्चा करेंगे। हेडोनिज्म, सुखवाद, सुखवाद, सुख क्या है, उपयोगितावाद, उपयोगितावाद, और जो है उपयोगितावाद के बाद में कांतियन नैतिकता,
नैतिकता, इसके बारे में चर्चा की जाएगी दर्शन शास्त्र विषय के अंदर। फ्रीडम ऑफ विल, इच्छा की स्वतंत्रता, इसकी स्वतंत्रता, इच्छा की स्वतंत्रता, इच्छा की स्वतंत्रता, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट जो है सजा का सिद्धांत, इसके बारे में फिलोसफी विषय के अंदर चर्चा की जाएगी। जिस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया भी था पहले भी कि इतिहास विषय जो था, इस इतिहास विषय के अंदर आप लोगों को वेद और उपनिषद वैदिक एज के अंदर पढ़ने पड़ते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा की जाती है। वेदों के अंदर किस प्रकार से वेद जो हैं उनके बारे में, 4 वेद हैं, 4 वेदों के अंदर आप लोगों को किस किस प्रकार से वेदों के अंदर जो है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, उनके बारे में। उपनिषदों के बारे में भी हिस्ट्री के अंदर भी चर्चा की जाएगी। उपनिषदों के मूल दर्शन जो है इनके, क्योंकि उपनिषद खुद ही क्या है, भारतीय दर्शन का उदय किससे माना जाता है, उपनिषदों से ही माना जाता है। तो उस उपनिषदों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। कुल उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद हैं। प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं और उन उपनिषदों के अंदर क्या क्या डिटेल बातें की गई है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। उसके अलावा जो है आप लोगों को जैनिज्म और बौद्धिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म इतिहास का भी विषय है। और यहां पर जो है जैनिज्म और बौद्धिज्म के बारे में, और गांधी जो है, गांधी की नैतिक अवधारणा के बारे में चर्चा की जाएगी। यहां पर भी समझाया जाएगा आप लोगों को जो है दर्शन शास्त्र विषय के अंदर किस प्रकार से उनकी नैतिक अवधारणा की चर्चा की जाती है। और जो है सुकराती विधि और जो है कार्टेशियन विधि, उसके अलावा सुखवाद, उपयोगितावाद और कांतियन नैतिकता के बारे में बताया जाएगा इसके अंदर। उसके अलावा जो है इच्छा की स्वतंत्रता, इच्छा की क्या है, स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की जाएगी। वो उसके अलावा जो है सजा की का सिद्धांत, पनिशमेंट ऑफ क्या है, थ्योरीज, सजा का सिद्धांत जो है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो है इतिहास विषय अपने को जैसे गांधी और जो है उसके अलावा जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक एज, उस वैदिक एज के अंदर वेद और उपनिषद, इनके कुछ क्वेश्चंस अपने को इतिहास के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और यहां पर इनकी मूल अवधारणाओं के बारे में चर्चा की गई है, ये बारे में अपने को समझाया जाएगा। अपने जो है एसएसटी विषय के अंदर, सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर, दर्शन शास्त्र सामाजिक विज्ञान पेपर के अंदर दर्शन शास्त्र जो विषय है उसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताया जाएगा। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार आधार क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आरपीएससी ने 2nd ग्रेड एसएसटी के लिए अपने जो नोटिफिकेशन है वो इश्यू किया है और इसमें उसने अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को बताया है। बेसिकली आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस कैसा है, कैसे डिजाइन किया गया है, इस इकोनॉमिक्स के पोर्शन में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका वेटेज क्या है, आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में जो अभी ट्रेंड कर रहा है वो लगभग 18 क्वेश्चंस इस यूनिट से आ रहे हैं। लगभग 17 से 18 क्वेश्चंस का ये वेटेज लेके बैठी है, यानी कि अच्छा खासा वेटेज लेके बैठी है इकोनॉमिक्स, जिसे अपन पहले इग्नोर कर सकते थे, अभी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स बेसिकली रटने के लिए नहीं है, ये एक समझने वाला सब्जेक्ट है जिसको समझने के बाद में अप्लाई किया जा सकता है और अप्लाइड तरीके से हम इसे पढ़ भी सकते हैं। अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के अंदर हम लोग कुछ टॉपिक की चर्चा करेंगे, जैसे कि हम लोग बात करते हैं इसमें कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, और इसके बाद में मार्केट प्राइस ये क्या होती है। इतनी चर्चा हमारी रहेगी राष्ट्रीय आय में।
इसके बाद में सेकंड टॉपिक है कंजप्शन फंक्शन, जिसे कहते हैं उपभोग फलन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आय क्या है, आय कैसे अर्जित की जा रही है। भाई किसी ने आय अर्जित की है तो आय अर्जित करने के बाद में तभी तो वो खर्चा करेगा, आय नहीं रहेगी तो खर्चा कैसे करेगा। थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के अंदर मुद्रास्फीति से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुद्रास्फीति में हम लोग पढ़ेंगे इसका अर्थ क्या है, मुद्रास्फीति के प्रकार क्या हो सकते हैं, इसके कारक क्या हो सकते हैं। दूसरी हम पढ़ेंगे कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। नियंत्रित करने के लिए हम लोग मौद्रिक उपाय भी कर देते हैं जो कि आरबीआई करती है। हम लोग राजकोषीय उपाय करते हैं और राजकोषीय उपायों को सरकार करती है। तीसरे रहते हैं अन्य, जो अदर है, अदर पॉलिसीज आती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मांग और आपूर्ति। नेक्स्ट रहेगा अपना इलास्टिसिटी, जिसे अपन कहते हैं लोच। इलास्टिसिटी का टॉपिक इसी संदर्भ में रहता है। बेसिकली मांग और आपूर्ति का सिंपल क्वेश्चंस होता है, जैसे कि कब किस चीज की डिमांड हो गई, कि जैसे सर्दी आई तो सर्दी आते ही गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। किसी के पास ज्यादा इनकम हो गई तो ज्यादा इनकम होते ही उसकी वैसे भी डिमांड बढ़ जाती है। तो हर प्रकार की मांग और आपूर्ति की यहाँ पे बात करेंगे। जिससे जुड़ा हुआ टॉपिक रहेगा लोच, और अपना जो इससे जुड़ा हुआ टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि उपभोक्ता संतुलन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उपभोक्ता संतुलन के बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, जैसे इसमें गणनावाचक क्या है, क्रमवाचक क्या है, इसकी उदासीनता का सिद्धांत क्या है, सम सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत क्या है, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत क्या है। तो इन्हीं के बारे में बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे अपन कहेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इसमें दिया हुआ है कि अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि अंक गणितीय माध्य, अंक गणितीय माध्यिका और बहुलक। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो माध्यिका से पूछा गया है। और यदि जैसे क्वेश्चन की सिंपल वैरायटी, सिंपल से एक मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है जिसमें आपको देख के डायरेक्ट अंदाजा ही लगाना होता है, सोल्व करना होता है उसको, इतने कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे अपन सिंपल सी बहुलक की बात करें तो उसे क्वेश्चन आ गया कि 3 3 3 4 2, इनमें बहुलक क्या है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में रहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट इन बजट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट इन बजट, यानी कि बजट के अंदर घाटा हो रहा है आजकल, जिसकी अपन बड़ी चर्चा चल रही है कि घाटा हो रहा है। राजस्थान के लिए भी मांग उठाई जा रही है कि राजस्थान में बजट जितना आ रहा है उससे ज्यादा घाटा हो रहा है, बजट आपने बनाया उससे ज्यादा घाटा चल रहा है। पंजाब में यही हालात चल रहे हैं अभी। तो हम लोग ये देखेंगे कि बजट में घाटे का अर्थ क्या है, और ये सारा का सारा टॉपिक हम लोग राजकोषीय नीति के तहत पढ़ेंगे, जिसे अपन कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। ये राजकोषीय नीति के तहत हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्या भुगतान संतुलन, कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें इसी टॉपिक में आ जाएंगी। फिर रहेगा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई को मेजर करना है। बेसिकली अपन बात करें मनी सप्लाई मेजर, जैसे आपने पढ़े होंगे कि M1 मुद्रा होती है, M2 मुद्रा होती है, M3 होती है और M4 मुद्राएं होती हैं। यही इन्हीं के बारे में चर्चा होगी। हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी की चर्चा करते हैं, ये सारी चर्चाएं इसके अंदर आ जाएंगी। फिर बेसिक जो अपना टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि साख नियंत्रण, इसे अपन कहेंगे साख नियंत्रण। साख बैंक है वो कैसे उधार जमा कर रहे हैं अपने में, कैसे बैंक पैसा लेके आ रहे हैं, कैसे अपने
जो क्रेडिट कंट्रोल किया हुआ उन्होंने, साख नियंत्रण बैंक के बारे में चर्चा होगी। इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि साख नियंत्रण को करने के तरीके, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मौद्रिक नीतियां, मौद्रिक नीतियां। ये मौद्रिक नीतियां हैं वो आरबीआई बनाएगा, और मौद्रिक नीतियों से हम लोग मात्रात्मक और गुणात्मक दो तरीके के सुधार इसमें देखेंगे कि भाई मात्रात्मक नियंत्रण भी किया जाता है और गुणात्मक नियंत्रण भी किया जाता है। इन दोनों नियंत्रण को आरबीआई कैसे करता है, तो ये सारा टॉपिक आरबीआई का रहता है। दूसरी बात है, नेक्स्ट टॉपिक जो अपनी 4th यूनिट रहेगी उसमें रहेगा पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी में से बेसिकली यही पढ़ना है। आजकल जैसे गरीबी के लिए भी नए नए इंडेक्स आ रहे हैं, गरीबी के लिए नया बास्केट बनाया गया है, समितियां बन रही हैं गरीबी बताने के लिए। गरीबी के अर्थ क्या है, गरीबी के प्रकार भी कुछ हो सकते हैं, ये सारी की सारी चर्चाएं गरीबी में रहेंगी। फिर रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी से भी बेसिकली सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के प्रकार कितने हैं, बेरोजगारी को कंट्रोल कैसे किया जाए, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि इनके कुछ डाटा के क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में डाटा अनाउंस हुए हैं उन पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आज के बारे में, आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अपना ये ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसके बारे में अभी सरकार भी बात करती रहती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट करना है। कई एनजीओ काम कर रहे हैं, कई इंस्टीट्यूट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अपना कार्य कर रही है, जिसमें अपन पढ़ेंगे एचडी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इन दोनों के बारे में भी बात होगी। नीति आयोग भी अपना इनमें रोल क्रिएट कर रहा है, नीति आयोग भी अपनी भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। सतत विकास बेसिकली कहां से कॉन्सेप्ट आया, कितने विकास दिए, कौन कौन से गोल रखे गए हैं, कौन सा पहले पे है, कौन सा लास्ट पे है, इन गोल के बारे में यहां पे चर्चा होगी। यूएन ने इनके बारे में बताया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ग्रीन अकाउंटिंग, और ग्रीन अकाउंटिंग से बेसिकली हम इसे जोड़ सकते हैं ग्रीन इकोनॉमी से, और ये ग्रीन अकाउंटिंग है वो अपना यही बेसिकली कवर होता हुआ चलेगा बीच में। तो यदि इसमें से कोई क्वेश्चन आया भी तो बड़ा इजी क्वेश्चन आएगा जो कि डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। और अपना फाइनल टॉपिक रहेगा नीति आयोग। नीति आयोग की भूमिका योजना आयोग के खत्म होने के बाद में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज भारत में हर प्रकार की नीतियां, हर प्रकार के जो भारत के लिए इंडेक्स भी करता है जारी, तो नीति आयोग की भूमिका आज के समय में भारत के लिए बहुत ज्यादा है, एक प्रासंगिक भूमिका निभा रहा है भारत के लिए नीति आयोग। तो नीति आयोग में बेसिकली से गवर्निंग काउंसिल के क्वेश्चन हो गए, हर बार गवर्निंग काउंसिल के लिए क्वेश्चन आ रहा है। इसमें इसकी दो धाराएं बनती है, टीम इंडिया हब क्या है, तो बेसिक यही क्वेश्चंस रहते हैं। इनके अध्यक्ष वगैरह की हम बात करेंगे, इसके कार्य क्या है, इसके द्वारा जारी किए जाने वाले सूचकांक कौन कौन से होंगे, इन सभी के बारे में चर्चा होगी। तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं दूसरे टीचर को बुलाना चाहूंगा। तो धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं बैच में। धन्यवाद। ओके, तो प्यारे बच्चों देखो, जिस तरह से अभी खुशगवार सूचनाएं आ रही हैं, तो अपने सामने बहुत जल्दी सारी भर्तियां आने वाली हैं। 30,000 के करीब 3rd ग्रेड, 10,000 मैं मान के चलता हूं 2nd ग्रेड, और लगभग इतनी 1st ग्रेड। संस्कृत विभाग की तो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड तो चली रही है, संस्कृत विभाग की 3rd ग्रेड भी आने वाली है, जैसे में L2 के काफी अच्छे पोस्ट हैं। तो हमने आधार क्लासेज झुंझुनू में ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट किए हैं। अभी इस मंडे से हम SST का बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान रखना बच्चों, SST 2nd ग्रेड का हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं आधार क्लासेज झुंझुनू में, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन बैचेस में मंडे से आप क्लासेस शुरू करें, हमारी बेहतरीन फैकल्टीज आपके साथ रहेंगे शाना बशाना, और कमाल होगा, मजा आएगा आपको। चूंकि सब्जेक्ट में 2nd पेपर जो आपका होता है उसमें टीचिंग मेथड्स बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, और मुझे तो लगता है कि राजस्थान में टीचिंग मेथड्स पढ़ने के लिए आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। तो मैं आपको यह सुविधा दूंगा। यहां पे टीचिंग मेथड्स का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं अपन 2 मिनट में, बाकी तो बाद में करते रहेंगे। एक्चुअली आपको पता है ना, हार्वर्ड गार्डनर भी बोलते हैं पेडागोजिकल इंटेलिजेंस टेंटेटिव जिस पे काम कर रहे हैं, उससे बढ़िया, उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। तो पेडागोजी
एक ऐसा काम है, टीचिंग मेथड्स एक ऐसा काम है कि आप बेहतर फैकल्टी से पढ़ोगे तो आप 40 में से 40 स्कोर कर सकते हो, और हम आपको वो चीज देंगे। एसएसटी में टीचिंग मेथड्स में क्या क्या है, एक बात मैं आपको और बता दूं, आप चाहे एसएसटी के अलावा दूसरे सब्जेक्ट के हैं तो भी मोस्टली चीजें कॉमन रहती हैं, कुछ पॉइंट्स को छोड़ के। जैसे जैसे टीचिंग मेथड्स में कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, रेसिटेशन मेथड है, फील्ड ट्रिप मेथड है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ये तो साइंस मैथ में भी है, ये तो हिंदी में भी है, ये तो संस्कृत में भी है, ये तो उर्दू में भी है, ये तो पंजाबी में भी है। तो सब जगह कमाल की चीजें हैं, ये काम आएंगे। चलिए, तो टीचिंग मेथड्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, मतलब टीचिंग मेथड्स का मतलब क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, सॉरी कॉन्सेप्ट किसका, टीचिंग मेथड्स में हम पढ़ेंगे। एसएसटी की बात कर रहे हैं तो सोशल साइंस, सोशल स्टडीज की बात करेंगे हम। तो सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होती है सोशल साइंस, क्या होती है सोशल स्टडीज, इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्कोप क्या है, पहला पॉइंट ये रहेगा। फिर जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, एम्स एंड उद्देश्य पता है ना आपको, सामान्य कौन से, स्पेसिफिक कौन से। ब्लूम की टेक्सोनॉमी, ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, कितनी कमाल की चीज है, ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। यहां पे सोशल साइंस में ब्लूम की टेक्सोनॉमी वही रहती है, पर सोशल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ्स में भी वही रहती है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी तो बदलने वाली नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा बिंदु आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन एंड इट्स टाइप्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स। यानी कोरिलेशन का मतलब होता है हम सोशल साइंस के साथ दूसरे विषय कैसे कोरिलेट करेंगे, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। मतलब सोशल साइंस के साथ मैथ्स, सोशल साइंस के साथ फिजिक्स, सोशल साइंस के साथ हिंदी, सोशल साइंस के साथ इंग्लिश, सोशल साइंस के साथ होम साइंस, सोशल साइंस के साथ आपको पता है बहुत से सब्जेक्ट सोशल साइंस में ऑलरेडी हैं। सोशियोलॉजी की बात करो, इकोनॉमिक्स की बात करो, बैंकिंग की बात करो, कॉमर्स की बात करो, ये सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, कल्चर की बात करें, सब्जेक्ट में है। आपको पता है ना, मेरा हर बच्चा इस बात को जानता है कि जब मैं मैस्लो का हायरार्की नीड मॉडल पढ़ाता हूं तो ये भी कहता हूं कि आपके एसएसटी में सब्जेक्ट में भी आएगा, तो वहां पे साइकोलॉजी भी है। तो जितने भी विषय हैं उनका हम एक सहसंबंध बना के देखेंगे इस दूसरे बिंदु में। तीसरा बिंदु है, इसमें मेथड्स हैं, टेक्निक्स एंड मेथड्स। सोशल साइंस में कौन कौन से हैं, एक तो प्रोजेक्ट मेथड, किलपेट्रिक वाला प्रयोजना कमाल का है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। एक है सोशल रेसिटेशन, बहुत से मासूम बच्चे या जो पढ़ाने वाले हैं मेथड, वो तो रेसिटेशन का मतलब भी आपको नहीं बता पाएंगे, तो ऐसे लोगों से आप मेथड्स पढ़ते हो, हमारे पास आइए, हम बताएंगे आपको। सोशल रेसिटेशन है वो विधि जिसमें हम कहते हैं ना परिचर्चा करते हैं, वर्णन करते हैं। रेसिटेशन का मतलब होता है वर्णन। तो सोशल रेसिटेशन में वो तमाम विधियां आएंगी जिनमें आपस में डिस्कशन होता होगा। जैसे आपने सुना जीडी मेथड, ग्रुप डिस्कशन मेथड, जैसे पैनल चर्चा, सुना है पैनल चर्चा। तो तमाम विधियां जो भी होंगी, वर्कशॉप मेथड, सेमिनार, वेबिनार, ये तमाम बातें इसमें आएंगी। फील्ड ट्रिप, फील्ड ट्रिप समझते ही हो, क्षेत्र भ्रमण। ब्रेनस्टॉर्मिंग, औषवर्ण वाला ब्रेनस्टॉर्मिंग, सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण टेक्निक और मेथड है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो हम यहां पे प्रोजेक्ट मेथड भी पढ़ाएंगे आपको, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, सोशल रेसिटेशन, फील्ड ट्रिप और ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके बाद इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट। इंस्ट्रक्शन सपोर्ट में मतलब कौन शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है या कौन सी चीजें हैं जिनसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल दोनों, दृश्य श्रव्य, सुना है ना आपने ये। सोशल साइंस की टीचिंग, ओके ओके, हाँ, तो हम बात कर रहे थे बच्चों, ये फिलोसफी वगैरह सब्जेक्ट आ गए। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें क्या कि दृश्य सामग्री कौन सी, दृश्य ये सारे आपके कॉर्न ऑफ एक्सपीरियंस वगैरह, एडगर डेल वगैरह सब कुछ इसमें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टिव, नॉन प्रोजेक्टिव, ये सारी विधियां हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें अगला पॉइंट है, अगला बिंदु है क्वालिटीज एंड रोल ऑफ ए सोशल साइंस टीचर। टीचर कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसका क्या योगदान रहता है, तो टीचर की बातें करेंगे हम। उसके बाद कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या क्या होती है, पाठ्यक्रम क्या होता है। एनसीएफ, एनसीएफ तो आपको मेरे वीडियोज ही देखे होंगे अपनी चैनल पे। एनसीएफ प्रोफेसर यशपाल जिसके चेयरपर्सन थे, उसमें तो कमाल की बातें हैं। एजुकेशन विदाउट बर्डन से लेकर तमाम चीजें हम पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू सोशल साइंस। इसके बाद प्लानिंग ऑफ टीचिंग, ये भी एक अपने आप में बहुत शानदार टॉपिक है जिसमें आपके ईयरली प्लान आता है, यूनिट प्लान आता है, सारी चीजें आएंगी प्लानिंग फॉर टीचिंग में। यूनिट प्लान, डेली लेसन प्लान, ठीक है। इनकी अप्रोचेज हैं अलग अलग, मॉरिसन अप्रोच, हर्बर्ट अप्रोच, अमेरिका वाली अप्रोच, डीवी अप्रोच, सब पढ़ेंगे हम।
टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, ये तो कमाल की चीज है। मूल्यांकन के कौन से तरीके हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो प्रश्न कैसे होते हैं, रिकॉल क्या होता है, रिकॉग्नाइज क्या होता है, वो सारी चीजें हम आपको क्लियर कर देंगे। ब्लूप्रिंट कैसे बनता है और कैसे पेपर, अचीवमेंट टेस्ट और कुछ नहीं है, उपलब्धि परीक्षण और कुछ नहीं है, पर वो पेपर हैं जो आज तक आपने दिए हैं, वो पेपर कैसे बनते हैं इसकी भी बात हम करने वाले हैं। तो बच्चों ये सब कुछ आपको मिलेगा आधार क्लासेस झुंझुनू। ऑफलाइन आप आना चाहें तो आपका स्वागत है, कमाल की तैयारी हम करवाएंगे, और साथ में ऑनलाइन भी आप आधार क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और इस पे आपको मेरी क्लासेस टीचिंग मेथड्स की मिलेंगी। और आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी साइकोलॉजी की मेरी क्लासेस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, थर्ड ग्रेड सबके लिए आधार क्लासेस झुंझुनू ऐप पे चल रही हैं। बहुत से बच्चे फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी इस भर्तियों के दौर में ये मौका ना गंवाएं, ये अवसर ना जाने दें। फिर मैं आपको बता दूं, आधार क्लासेस झुंझुनू में ऑफलाइन बैचेस मेरे चल रहे हैं और ऑनलाइन बैचेस भी मेरे चल रहे हैं, तो आप जरूर पधारें। और इस मंडे से, सोमवार से हम आधार क्लासेस झुंझुनू में ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं एसएसटी का, जिसमें 40 मार्क्स टीचिंग मेथड्स, वो कमाल की चीज है, वो बेमिसाल चीज है जो आपकी एक सीट पक्की कर देगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं आधार क्लासेस झुंझुनू। स्पेशली ऑफलाइन आना चाहें तो बहुत बड़ी बात, अगर आप बहुत दूर हैं, नहीं आ सकते, तो हमारा ऑनलाइन कोर्स लें और इसका फायदा उठाएं, मेहनत करें, क्योंकि वही वाली बात है कि आपके ख्वाब और हमारे सपने जुदा नहीं हैं। थैंक यू।